हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड हिंदी 2022 में। बच्चों, हम आप लोगों को बताए थे कि सारांश, हम आप लोगों को हर पाठ का पहले सारांश बताएंगे, उसके बाद आप लोगों को व्याख्या पढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, सारांश बता देने से सबसे पहले आप लोगों को पूरा जितना हम जब व्याख्या पढ़ाने लगेंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आने लगा। इसलिए सबसे पहले हम सारांश बनाएंगे, उसके बाद आपका व्याख्या पढ़ाएंगे। और व्याख्या में हमने बताया था कि यहाँ पर गद्यांश दे दिया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे दे दिया गया है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें ऐसे इस तरह से गद्यांश दे दिया जाएगा, और उसके बाद इसमें से आपसे नीचे कुछ 5, 6, 7 जैसे भी हो प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जिनके लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं। कुछ प्रश्न है यहाँ पर, हम आप लोगों को पढ़ा के सबसे पहले व्याख्या बता के, उसके बाद जैसे एक गद्यांश पढ़ाया है हमने, उसके बाद नीचे आप लोगों को प्रश्न बता देंगे, फिर उसके बाद दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे। इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। मित्रता पाठ कौन लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, मित्रता पाठ कौन लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह याद करना बहुत ज़रूरी है, और यह भी याद करना ज़रूरी है कि यह कौन सा पाठ है, यानी मित्रता। तो क्योंकि संदर्भ में आप लोगों को यही लिखना होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से मित्रता पाठ से ली गई है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के पश्चात युवावस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव नहीं होता है। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो चाहे जिस रूप में करें। उस समय हमारा मन बहुत ही कोमल होता है, जो किसी प्रकार के अच्छे बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है कि हमें उसे उचित या अनुचित का ज्ञान हो पाए। हमें उचित अनुचित का कोई भी ज्ञान नहीं हो पाता है उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी, लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान, यानी कि जो हमारी जो बुद्धि होती है वो कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहती है। यानी बनाता है वह चाहे उसे जिस सांचे में ढाले वह ढल जाती। उसी तरह से हमारी बुद्धि भी होती है। हमें समाज जिस ढांचे में चाहे वह ढाल सकता है, चाहे वह राक्षस बनाए चाहे देवता। कहने का अर्थ यह है कि समाज चाहे अच्छा हमें बुरा बना दे और चाहे बुरा बना दे, यह उसी के ऊपर है। क्योंकि हमारे अंदर सोचने समझने की उतनी क्षमता नहीं होती है कि हम अच्छा बुरा कुछ समझ सकें। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यहाँ पर लेखक ने कुछ इस तरह से कहा है कि हमें किस तरह की दोस्ती यानी मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो हमें इस तरह की मित्रता नहीं करनी चाहिए यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं, यानी कि यदि किसी सुयोग्य व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हमें देवताओं जैसे गुण, यानी कि अच्छे व्यक्ति के संपर्क में जब हम आ जाते हैं तो हमारे अंदर देवताओं जैसे गुण व संस्कार आ जाते हैं। देवताओं जैसे यानी अच्छे संस्कार आ जाते हैं। और यदि हम दुष्चरित्र यानी कि बुरे चरित्र वाले के संपर्क में आ जाते हैं, दुष्ट व्यक्ति के साथ मिल जाते हैं, तो उसके साथ हमारा भी वही हाल हो जाता है। उसके संपर्क में रहकर हम भी दुर्गुण और बुरे संस्कार व घृणित कार्य करने वाले बनकर समाज में अपमानित होते रहते हैं। ऐसे समय में ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे अंदर कोई सहारा रहता है। ऐसे समय में ही एक हमें सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है। जिस समय हम समाज में बाहर निकलते हैं कि समाज के साथ बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, उसी समय हमें एक अच्छे मित्र की आवश्यकता होती है। तो एक अच्छा मित्र कैसे मिलता है?
और आप अच्छे और बुरे की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें लेखक ने यही बताने का प्रयास किया है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। आचार्य जी कहते हैं कि जो हमारे चरित्र को निखार कर व्यक्तित्व को निखार दे, हमें ऐसे मित्र की आवश्यकता है। हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है, यानी हमसे मजबूत होती है, तथा वह अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ बोल नहीं पाते हैं। ऐसे मित्र जो अधिक प्रबल हों तथा वह अधिक दृढ़ निश्चयी वाले हों, यानी कि जो निश्चय कर लिया उसको वो करके ही मानेंगे, तब हम उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाते, क्योंकि वह भाई जिद्दी है, उसके सामने कुछ बोलेंगे तो वह मानेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग चुप रह जाते हैं। ऐसे लोगों की मित्रता भी अच्छी नहीं है। उनकी अच्छी बुरी जो भी बात होती है, जो दृढ़ निश्चयी हैं भाई, उनके सामने उनकी अच्छी बुरी सभी बातों को हमें मानना ही पड़ता है। फलस्वरूप हम कमज़ोर पड़ते जाते हैं, यानी कि उनकी बातों को हमारा कोई वहाँ पे मान ही नहीं रह जाता है, जो वो बोलते हैं वही हमको करना पड़ता है। तो इससे हम लोग कमज़ोर पड़ते जाते हैं तथा हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है वह कम पड़ जाती है और वह घटती जाती है। तथा दूसरी ओर जो लोग हमसे कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हैं, एक तो यह बता दिया कि जो हमसे ऊपर यानी कि हमसे मजबूत दृढ़ निश्चयी हों, प्रबल हों, मजबूत हों, ऐसे लोगों की दोस्ती भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह जो कहेंगे हमें उसको मानना पड़ेगा, इसलिए हमें ऐसी दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद दूसरी ओर जो लोग हमसे कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हों, उनका साथ देना दृढ़ इच्छा शक्ति वालों के साथ रहने से भी अधिक बुरा है और हानिकारक है, क्योंकि वे हमेशा हमारी बात को ही ऊपर रखते हैं, हमेशा हमारी बातों को ही महत्व देते हैं, हमारी किसी भी बात का वे विरोध ही नहीं करते हैं। ऐसे में सहयोग व विरोध के अभाव में हमारा व्यक्तित्व भी दब जाता है, अतः वे किसी प्रकार भी हमारा सहारा नहीं बन सकते। जो हमसे कमज़ोर हैं वो हमारा सहारा कैसे बनेंगे, इसलिए ऐसी मित्रता भी ठीक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे गद्यांश में। हमने आपसे कहा था कि पहले गद्यांश दिया जाता है और उसके बाद उससे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ 5 प्रश्न दिए जाएंगे आप लोगों को, जिनमें से आपको 2 करना रहेगा। तो इसमें देखिए हमने आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न भी लाए हैं, कुल 8 प्रश्न। इसमें यह जो हमारा यह गद्यांश था पहला, उसमें कुल 8 क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो परीक्षा में तो आप लोगों के लिए 5 ही क्वेश्चन, लेकिन कौन सा देगा तो इस तरह से आप लोग 8 देख लेंगे। सबसे पहले तो अगर व्याख्या आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है तो प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हमने आप लोगों को बताया कि संदर्भ लिखना पड़ता है, तो इसके लिए पाठ का मालूम होना बहुत ज़रूरी है और लेखक का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को परीक्षा में लेखक का नाम और पाठ का नाम नहीं आता है, तो यह भी बहुत ज़रूरी है। प्रस्तुत गद्यांश, इसमें क्या लिखा जाएगा, इसके उत्तर में प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और उसके बाद यह दूसरा वाला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब क्या, कुछ उनके समझ में नहीं आता है। तो हम आप लोगों को बता दें, क्योंकि अभी आप लोग 10th क्लास में ही हैं, तो इसलिए हम आपको बता दें। रेखांकित अंश की व्याख्या जो पूछा गया है, देखिए बच्चों, कुछ भी जो दिया रहता है यहाँ पर, हम लोग ऐसे समाज में, यहाँ पर देखिए इसके नीचे अंडरलाइन की गई है और इसके नीचे भी अंडरलाइन की गई है। यहाँ से यहाँ तक आपका मान लेनी पड़ती है, अंडरलाइन की गई, यही है रेखांकित अंश। तो इसी की आपको यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी होती है, उसको आपको बताना रहेगा। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किससे दी गई है। यहाँ पर लिखा जाएगा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में कच्ची मिट्टी की मूर्ति की उपाधि किशोरावस्था के बच्चों को दी गई है। किशोरावस्था के बच्चों को दी, उन्हीं के लिए तो कहा गया है ना कि वह किस तरह के होते हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान। तो इसलिए आप लोगों को यही लिखना है,
हम की किशोरावस्था के बच्चों को दी गई है। ठीक है। और चौथा प्रश्न देखिए, मनुष्य का सामाजिक जीवन किस अवस्था में आरंभ होता है। हम आप लोगों को इसमें बता दे रहे हैं क्वेश्चन आंसर किस तरह से की जाती है। आप लोग रेखांकित अंश भी समझ गए, संदर्भ भी समझ गए, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद सब में रेखांकित अंश की व्याख्या आपसे पूछा ही जाएगा, यह कंपलसरी है। और उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ भी कंपलसरी है। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो अलग से दिए जाते हैं, यानी शीर्षक लिखिए। जो भी है शीर्षक यानी बच्चों पाठ होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में शीर्षक पूछ लिया जाए कि इस गद्यांश का शीर्षक लिखिए, तो आप लोग पाठ का नाम लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शीर्षक क्या है, तो हम आप लोगों को बता दिए हैं। और उसके बाद मनुष्य का सामाजिक जीवन किस अवस्था में आरंभ होता है, तो इसमें आप लोगों ने देखा सामाजिक जीवन किशोरावस्था में आरंभ होता है। मनुष्य का सामाजिक जीवन इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा सभ्य तरीके से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मनुष्य का जीवन किशोरावस्था में आरंभ होता है, क्योंकि मनुष्य की चिंतन प्रवृत्ति उसी अवस्था में तीव्र होती है जिसमें सबसे अधिक सतर्कता की जरूरत होती है। और उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार हमें किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। तो लेखक ने अभी क्या क्या बताया, किन किन लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। चलिए एक बार हम बता दे रहे हैं, लेकिन अगले गद्यांश में आप लोगों को क्वेश्चन खुद से करना रहेगा। इसमें हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। लेखक के अनुसार हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी हों, हमसे अधिक प्रबल हों, क्योंकि हम उनकी हर सलाह को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, जिस कारण हम अपना विकास करने में असमर्थ हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक उनकी संगति में रहने के लिए नकारता है जो लोग सदैव हमारी बातों पर चाहे वह उचित हो या अनुचित हो उस पे ही सहमति बनाए रखते हैं। ऐसे लोग हमारे लिए व्यवहारिक जीवन को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते और हमें अपने गुणों से लाभान्वित भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की संगति में हमें नहीं रहना चाहिए। लेखक ने ऐसे लोगों की संगति में रहने के लिए मना किया है। उसके बाद छठा है, मित्र बनाते समय हमें किसकी आवश्यकता होती है। तो मित्र बनाते समय हमें सावधानी और समझदारी की आवश्यकता होती है। अभी आप लोगों ने पढ़ा, सारांश में आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले हमने बताया था कि आप लोगों को उस समय सबसे ज़्यादा समझदारी और सावधानी की आवश्यकता होती है। किसमें? मित्र बनाने में। क्योंकि जहाँ अच्छे मित्रों से हमें देवताओं जैसे गुण आते हैं, वहीं बुरे मित्रों से हमें राक्षस जैसे गुण भी आ जाते हैं। तो इसलिए हमें मित्र बनाते समय सबसे ज़्यादा सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होती है। सातवां क्वेश्चन है, किशोरावस्था में हमें किसका अनुभव नहीं होता है? अच्छे बुरे का अनुभव नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे आप लोग, किशोरावस्था में हमें समाज और संसार का अनुभव नहीं होता है, अर्थात इस अवस्था में हमें दुनियादारी की भी समझ नहीं होती है। आठवां क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में सामाजिक जीवन की किस योग्यता को स्पष्ट किया गया है? तो इसमें आप लोग देख लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है तब उसका मन शुद्ध और कोमल होता है। मनुष्य के भाव व चेतना नवीन होती है, तब उसका मन शुद्ध व कोमल होता है। मनुष्य के भाव चेतना नवीन होती है और प्रवृत्ति अविकसित होती है, यानी अपरिपक्व होती है। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को अपने अनुसार रंग रूप देता है, प्रकार कुम्हार रंग रूप देता, उसी प्रकार समाज भी मनुष्य को अपने अनुसार उसकी सोच समझ को विकसित कर सकता है। तो आप लोगों का यह 8 क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब इसी तरह आप लोग जो मैं दूसरा व्याख्या बताऊंगी उसका भी कर लेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको समझ की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा गद्यांश, हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, ये ही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या होता है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि
किसी व्यक्ति का हंसमुख चेहरा, उसकी बातचीत करने का आकर्षक ढंग, उसकी चतुराईपूर्ण बातें, उसका साहस, उस साहस को देखकर ही उसे अपना मित्र बना लेते हैं, सोच लेते हैं। ये 2-4 बातें ही देखकर उसे चटपट अपना मित्र बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या होता है। मित्र बनाते समय यह हम इस बात का विचार ही नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर हमें क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। क्या उस व्यक्ति में वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। क्या उस व्यक्ति में यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाए तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो जाता है तथा हमें जीवन के उन उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यह मत है, यानी एक प्राचीन विद्वान का भी यही कहना है कि एक सच्चा व अच्छा विश्वास पात्र योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझो खजाना मिल गया है। तो इसमें एक प्राचीन विद्वान, एक पुराने विद्वान को भी लिया गया है कि उसका भी यही मत है कि एक सच्चा मित्र वह अच्छा विश्वास पात्र योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होता है। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो, अर्थात कोई बहुमूल्य निधि प्राप्त हो गई हो, उसे ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए, प्राचीन का पुराना, विश्वास पात्र, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वास के योग्य। चलिए अब आप लोग इसमें से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग कर सकते हैं। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ अगर पूछा जाए तो वो भी कर सकते हैं, वो तो अभी पहले में ही हमने बताया। और रेखांकित अंश की व्याख्या, जिस चीज पे अंडरलाइन की गई है उतने का आपको व्याख्या बताना है। और उसके बाद जो भी प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्यतः लोग व्यक्ति में क्या क्या गुण देख लेते हैं, तो इसमें हमने आपको पढ़ाया वह आप निकाल लीजिए क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, यह तीसरा गद्यांश, तो इसमें क्या दिया है, विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक ऐसी औषधि है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक ऐसी औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। औषधि यानी दवा, तो विश्वास पात्र मित्र दवा के समान होता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए, जिस प्रकार अच्छी दवा से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र से हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार व दुर्गुण रूपी रोगी से हमें मुक्ति दिलवाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह हमें दोषों व अवगुणों बुराइयों से बचाएं और हमारे विचारों और संकल्पों को मजबूत बनाने में हमारी सहायता करें। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे। हमारे हृदय में अच्छे विचारों को उत्पन्न करें तथा हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाते रहें। हमारे मन में सत्य, मर्यादा व पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित करें। यदि हम किसी कारणवश या लोभवश किसी गलत मार्ग पर चल रहे हों तब वे हमारा मार्गदर्शन करके हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाएं। यदि वह निराशा व हताश हो जाएं, उसके बाद जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। जब हम हताश हो जाएं या निराश हो जाएं तो वह हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका अर्थ यह है, यानी तात्पर्य यह है कि वे हमें हर प्रकार के उत्तम जीवन के लिए प्रेरित करें, हर प्रकार के उत्तम जीवन के लिए प्रेरित करें।
सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता की सी धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। लेखक कहते हैं, सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। यहाँ पर देखें, सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो इसका अर्थ है, सच्चा मित्र एक कुशल वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक उत्तम वैद्य रोगी की नब्ज देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी मित्र के हाव भाव उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों की परख कर लेता है तथा उसे सही मार्गदर्शन करके उसको भटकने से बचा लेता है। जिस प्रकार एक अच्छी माता, यहाँ पर देखिए लेखक ने एग्जाम्पल दिया है, अच्छी सी माता की धैर्य और कोमलता होती है। तो माता के लिए भी एग्जाम्पल दिया है कि अच्छी माँ जैसा धैर्य और कोमलता हो, जिसमें एक तभी मानव का जीवन दिनों दिन उन्नति प्राप्त करेगा। एक अच्छी माता जैसी कोमलता हो और धैर्य हो, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न हर पुरुष को करना चाहिए, तभी उसकी दिनों दिन उन्नति होगी। यहाँ पर देखिए इसका शब्दार्थ भी दे दिया है हमने। औषधि मतलब दवा, पुष्ट मतलब बलवान, सचेत सावधान, हतोत्साहित निराश, निर्वाह वहन करना, निपुणता कुशलता। तो आप लोग इसका भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें वही रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए बच्चों, सब में रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाएगी, तो जो जिसमें अंडरलाइन की गई है उसका आपको व्याख्या बताना है। अगर सारे में अंडरलाइन कर दी गई है, सारे का व्याख्या बताना पड़ेगा, और गद्यांश का संदर्भ बताना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी आप व्याख्या पढ़े हैं उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सब बताना रहेगा। अब हम एक आपको समझा दिए हैं उधर, उसके बाद आप लोग एक नोट्स बनाइए, उसमें ये सब आप लोग जब वीडियो देख के या फिर किताब से पढ़ के जैसे आपको सुविधा लगे, जैसे आपको समझ में आए, उस तरह से आप लोग पढ़िए और इसको नोट्स बनाइए, क्वेश्चन आंसर पूरा करिए, तभी आपके दिमाग में यह चीज बैठेगी और उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर चौथा गद्यांश देखिए, बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। अब इतने का अर्थ देख लीजिए। लेखक कहते हैं कि बचपन की मित्रता, बाल मैत्री बचपन की मित्रता जितनी आनंदमय होती है, आनंददायक होती है, उतनी ही बच्चों के मन में ईर्ष्या व दुख का भाव भी जल्दी ही आ जाता है। यानी जल्दी ही वे किसी बात पर प्रसन्न होकर उछलने लगते हैं और जल्दी ही किसी भी बात पे शीघ्र ही दूसरे बच्चों की खेल खिलौने जैसी वस्तुओं को देखकर ही इससे ईर्ष्या भी करने लगते हैं। बच्चों को अपने साथियों पर इतना विश्वास होता है, उन्हें उनकी बात के सामने सबकी बात गलत लगती है। अपने मित्रों के प्रति उनकी कोमलता, मधुरता व निश्चल प्रेम होता है। बालपन की मित्रता निश्चल होती है, बालपन की मित्रता निश्चल होती है, जिसमें वे एक दूसरे के समक्ष अपने अच्छे बुरे सभी मनोभावों को व्यक्त कर देते हैं। वर्तमान आनंदमय दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। उनकी बुराई में वे किसी बात को सुन नहीं सकते हैं। उन्हें अपना वर्तमान ही सबसे अधिक आनंदमय लगता है तथा अपनी बाल सुलभ बातों व क्रीड़ाओं में वे अपने भविष्य के लिए न जाने कैसे कैसे सपने सजो कर रख लेते हैं। अर्थात खेल खेल में ही वे अपने भविष्य की अनेकों योजनाएं बना लेते हैं। बचपन का रूठना मनाना, कितनी जल्दी बातें लगती हैं और कितनी जल्दी मानना मनाना होता है। सहपाठी की मित्रता, उसकी उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा है। बचपन का रूठना मनाना भी अनोखा होता है। यदि कोई कार्य उनकी पसंद का हो जाए तो वे खुश, और यदि कोई कार्य उनकी नापसंद की हो जाए तो उतने ही वो निराश हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। किंतु उनकी यह नाराजगी क्षणिक भर की होती है, क्योंकि बच्चे अधिक देर तक किसी से नाराज नहीं हो पाते हैं।
बच्चों की मित्रता में जैसा छल रहित प्रेम व मधुरता होती है, वह कहीं और मिलनी कठिन है। सहपाठी की मित्रता कहने मात्र से ही एक निष्कपट, निश्चल व चंचलता पूर्व प्रेम पूर्ण संबंधों से युक्त बचपन की यादें मन में एक उथल पुथल सी मचा देती हैं। इसका भी आप लोग क्वेश्चन आंसर कर ही लेंगे, क्योंकि वही रेखांकित, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या सब में आनी है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। गद्यांश सब में पूछना है, यानी कि पूछेगा तो 2-1 ही, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, मन, लीन, ईर्ष्या, जलन, खिन्नता, दुख, उदास, अनुरक्त, लगाव, उद्गार, मन के भाव। बच्चों, हमने आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को 4 गद्यांश पढ़ा दिया है। कुल 11 गद्यांश हैं, तो हम आप लोगों को 3 वीडियो में ये आपका पूरा कर देंगे। अगर ज़्यादा इसमें पूरा हम देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए आप लोग को पढ़ने में भी दिक्कत होगी। और थोड़ा थोड़ा पढ़ के करेंगे तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप लोगों के दिमाग में यह बैठता जाएगा। एक बार जब दिमाग में बैठ जाएगा तो परीक्षा में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, आराम से आप लोग सब क्वेश्चन कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।